नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम पेपर में आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा सामाजिक संरचना की। संरचना शब्द से हम सभी थोड़ा बहुत परिचित हैं। संरचना लैटिन भाषा के स्ट्रक्चर शब्द का हिंदी अनुवाद है। संरचना से तात्पर्य निर्माण कार्य से होता है और 17वीं शताब्दी में संरचना शब्द का प्रयोग जो होता था स्थापत्य कला के साथ किया जाता था। बाद में इसको शरीर विज्ञान के साथ जोड़ा गया, शरीर संरचना के साथ जोड़ा गया और आज समाजशास्त्र में संरचना एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है। इस पर काफ़ी काम होता है। किसी भी समाज का जब हम अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी समाज की विवेचना करना चाहते हैं, समाज के विश्लेषण करना चाहते हैं, तो हमको उसकी संरचना को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज जो है कई इकाइयों से मिलकर बनता है। इसमें बहुत सी इकाइयाँ रहती हैं और छोटी छोटी इकाइयों की संपूर्ण व्यवस्था जब बनती है तो वो निर्माण कार्य होता है, उससे समाज का निर्माण होता है, समाज की संरचना बनती है। समाजशास्त्र में संरचना की शुरुआत के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले लुइस मॉर्गन ने इसका प्रयोग किया था। बाद में रैडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स और लगातार कई विद्वान आते गए, जिनके माध्यम से सामाजिक संरचना की चर्चा होती गई। समाजशास्त्र संरचना का अध्ययन जब करता है तो उसमें उसका मूल कारण रहता है कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ है। संरचना जीवन का एक प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि आप देखेंगे संरचना जो है इसकी शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर ने भी की थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव शरीर संरचना के आधार पर की थी। सबसे पहले स्पेंसर की कल जो मैंने बात की थी पुरानी क्लास में कि 1872 में स्पेंसर ने समाजशास्त्र पे प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी नाम से एक किताब लिखी थी। वो जो प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी नाम की किताब लिखी थी, उसी में हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं, उनका कहना था समाज पूरा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, एक सावयव के रूप में है। जैसे आप अपने शरीर को देखें, हमारे शरीर में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक होती है, 2 कान होते हैं, हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, दिमाग होता है। ये सारी संरचना, सारे हमारे विभिन्न जो शरीर के अंग हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक व्यवस्थित रूप से रहते हैं। और इन सभी के जुड़ने से, एक व्यवस्थित रूप से जब जुड़ जाते हैं शरीर के हमारे अंग प्रत्यंग, उसके आधार पर ही हमारी शरीर की संरचना बनती है और शरीर हमारा काम करता है। ठीक इसी तरह से एक उदाहरण आप देखेंगे कि आपने देखा होगा जब अपन मकान बनवाते हैं, कोई भी भवन निर्माण करते हैं तो बहुत सा मटेरियल लगता है। एक तरफ रेत का ढेर पड़ा होता है, सीमेंट की बोरियां रखी रहती हैं, ईंटों का ढेर रखा जाता है, गिट्टी रखी जाती है, लोहे का भी जाल बिछाया जाता है। आपको उसमें चूने का भी काम होता है, सीमेंट का काम होता है, पानी का काम होता है। और ये सब जो पड़ा रहता है, अगर बहुत दिन तक पड़ा रहे तो उसको मलमा कहा जाता है कि मलमे का ढेर लगा है, कचरे के रूप में जाना जाता है। लेकिन वहीं इंजीनियर, ठेकेदार और बहुत से मजदूर मिलके वो व्यवस्थित रूप से उस कचरे का ढेर जिसको मलमा कहा जाता है, उस मलमे से एक बिल्डिंग का निर्माण कर देते हैं। तो आप देखेंगे उसमें सीमेंट का भी उपयोग होता है, रेत का भी उपयोग होता है, लोहे का भी उपयोग होता है, लकड़ी का उपयोग होता है। और इन सभी मटेरियल से जब वो एक व्यवस्था बन जाती है, उस व्यवस्था को बिल्डिंग या भवन कहा जाता है। अब ये संरचना जब तैयार हो गई, इसमें आप देखेंगे सारी चीज़ें एक दूसरे समानुपातिक रूप में जुड़ी रहती हैं। आप देख रहे होंगे ये जो जहाँ अपन बैठे हैं ये कमरा, अगर इसकी दीवार में कहीं पे छेद हो जाए, दीवार में कहीं सुराख हो जाए, उस सुराख को अगर हम भरते नहीं हैं तो धीरे धीरे करके वहाँ पे आप गड्ढा बढ़ता जाएगा और एक दिन में बाद में धीरे धीरे स्थिति ये बनती है कि वो दीवार गिर भी सकती है। तो जितनी भी हमारी बिल्डिंगें रहती हैं, बिल्डिंगों में हमको मेंटेनेंस कराना पड़ती है, बिल्डिंग्स में हमको व्यवस्था करना पड़ती है। अब ये संरचना तो बन गई, आपने बहुत से पदार्थों से, बहुत से तत्वों को जोड़ के, जिसमें लोहा था, रेत था, सीमेंट था, इनको मिला के एक बिल्डिंग का निर्माण या बिल्डिंग की संरचना आपने कर ली। अब इस संरचना के बाद में इस बिल्डिंग में आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आज जिस बिल्डिंग में हम बैठे, ये शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पे शिक्षण कार्य हो रहा है, शैक्षणिक संस्थान है, तो यहाँ पे शिक्षा कार्य हो रहा है, तो इसको स्कूल के नाम से जाना जाता है, इसको कॉलेज के नाम से जाना जाता है, इसको विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जिस बिल्डिंग में जो काम होता है, कुछ बिल्डिंगों में होती है उसमें व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, तो वो व्यापारिक स्थल के नाम से जानी जाती है। कुछ बिल्डिंग होती हैं उसमें चिकित्सा के काम किए जाते हैं, तो चिकित्सीय गतिविधियाँ होती हैं, तो उसको हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। यथा जो भी संरचना है, संरचना से तात्पर्य संरचना बहुत सी इकाइयों, अपने आप में संरचना एक नहीं होती, कई इकाइयों को मिला के संरचना को एक किया जाता है। ये अमूर्त होती है। इसमें
व्यवस्था होती है, निरंतर इसमें बदलाव होता रहता है, हम इसमें एक क्रमबद्धता रहती है। संरचना के अंतर्गत क्रमबद्धता, कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्रमबद्धता होती है। इसमें विघटन के तत्व भी रहते हैं। संरचना में संगठन के साथ साथ विघटन के भी तत्व रहते हैं, और समाज के जो नियम कायदे कानून रहते हैं, उन नियम कायदे कानूनों के माध्यम से हम उन विघटन के तत्वों को रोकने का प्रयास करते हैं, उस विघटन को रोकने का प्रयास किया जाता है। और इसके माध्यम से आप देखेंगे संरचना जो है, जो ये संरचना बनी है, शुरुआती दौर में मैंने पहले भी कहा था आपसे कि प्रारंभिक अवस्था जो थी, मनुष्य अकेले जीवन यापन करता था, जंगल में रहता था। फिर धीरे धीरे उसने अपनी जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, उसने संरचना बना, समाज की संरचना का निर्माण करना शुरू करा। आदिम अवस्था में वो पहले समूह में रहना शुरू करा, छोटे छोटे समूह में रहता था। समूह के बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, उसने कुछ नियम कायदे कानून और जिसको कि हम प्रथा परंपरा रीति परंपराओं के माध्यम से जानते हैं, इनके माध्यम से मनुष्य एकत्रीकरण होने लगा। उस एकत्रीकरण के माध्यम से जैसे जैसे मनुष्य का एकत्रीकरण होता गया तो परिवार का गठन हुआ, फिर परिवार के बाद में विवाह संस्था आई, और उसके बाद आप देखते हैं कि हमारा कृषक समाज आया, कृषक समाज से औद्योगिक समाज आया, औद्योगिक समाज के बाद में आज हम बृहद महानगरीय सभ्यता में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स युग में आ गए। ये जो अलग अलग संरचना है, इन सारी संरचना में पूरे में संपूर्ण में एक इकाई नहीं है, इसके अंतर्गत कई तत्व हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन में अगर आप खोलेंगे, इसमें बैटरी भी मिलेगी, आपको सिम भी मिलेगी, और बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स लग के मिलेंगे। ये सारे पार्ट जब इकट्ठे हो जाते हैं तभी ये मोबाइल काम करता है। अगर इस मोबाइल फ़ोन से मैं सिम निकाल दूँ, इसमें से सिम को अलग कर दिया जाए, तो आपका मोबाइल कितना भी महंगा हो लेकिन वो किसी काम का नहीं। इसी प्रकार से अगर इसकी बैटरी निकाल दी जाए तो मोबाइल फ़ोन काम का नहीं। अर्थात संरचना के अंतर्गत बहुत सी इकाइयों का सम्मिलन होता है, बहुत सी इकाइयाँ आपस में मिलती हैं, क्रमबद्ध रूप से एक व्यवस्थित रूप से जब उनको जमावट कर दी जाती है, मतलब छोटे छोटे तत्वों को, छोटे छोटे इकाइयों को जब हम क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से उनकी जमावट कर देते हैं, तो आप देखेंगे सारे तत्व हमारे जो हैं, वो मोबाइल फ़ोन का उदाहरण दिया ना मैंने कि इसमें सिम भी ज़रूरी है, इसमें बैटरी भी ज़रूरी है, बैटरी का चार्ज होना भी ज़रूरी है, सिग्नल मिलना भी हमको ज़रूरी है, और उसके साथ साथ इसमें ऑपरेटिंग जो पार्ट्स हैं वो भी व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आप सिम वाले स्लॉट में दूसरी चीज़ आप रीडर, अपना जो कार्ड रीडर जो रहता है, आप कार्ड भी लगाते हैं ना अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर कार्ड को, मेमोरी कार्ड को अगर सिम वाले स्लॉट में लगा दें, आपका मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा। अर्थात व्यवस्थित रूप से जो स्थान जिसके लिए है उसी स्थान में वो तत्व लगना चाहिए, और सारे तत्व एक दूसरे से इंटरकनेक्ट, अंतर संबंधित होते हैं। मानव शरीर का उदाहरण आप देखें, हमारे शरीर में हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, जीभ का काम अलग है, नाक का काम अलग है, सारे अंगों का, लेकिन जब ये मिलके काम करते हैं तो देखिए हमारे सारे काम होने लगते हैं। आज जैसे आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, ऑनलाइन क्लास में चूँकि कोरोना काल में हमको ऑफलाइन क्लास अभी प्रारंभ नहीं हुई, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास में एक वक्ता भी होना ज़रूरी है, वक्ता के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी ज़रूरी है, कैमरा ज़रूरी है, रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, और एक पूरा टीम है। ये टीम के साथ अलग अलग अंग जो है हमारे, ये व्यवस्थित रूप से जब काम करते हैं, उसके बाद आपके लिए कल हमारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। और फिर उस लेक्चर को सुनने वाले होने चाहिए। वो अगर विद्यार्थी नहीं होंगे, विद्यार्थी नहीं सुनेंगे तो ऑनलाइन क्लास किस काम की। तो ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम से होती हैं। आपने देखा होगा कि इसी आधार पर समाजशास्त्र क्या करता है, समाजशास्त्र सामाजिक संरचना का जब अध्ययन करता है, समाज में संरचना की बात बहुत पुरानी है, शुरू में इसकी बात नहीं होती थी, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, इन लोगों ने संरचना के आधार पर समाज को जानने का प्रयास किया, समाज को जानने की शुरुआत की, समाज का विश्लेषण करना का। लेकिन मूलतः हम देखते हैं 1935 के बाद, 1935 और 40 के दौर में समाज में संस्था, संरचना, समिति, ये सारी अवधारणाओं को महत्व दिया जाने लगा, इनके आधार पर समाज का विश्लेषण किया जाने लगा। एक और उदाहरण आप देखिए, इतिहास में हम जब अध्ययन करते हैं, इतिहास में सम्राट अशोक का अध्ययन किया जाता है, तो सम्राट अशोक कौन था, सम्राट अशोक की क्या कार्य प्रणाली थी, उसको सम्राट क्यों कहा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में जब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, तो हम सम्राट अशोक के व्यक्तित्व की बात नहीं की जाती। वहाँ पे सम्राट अशोक सम्राट क्यों कहलाता था, सम्राट क्यों कहते हैं, इसकी बात नहीं कहते। इतिहास में सम्राट अशोक के व्यक्तित्व की बात की जाती है, उसके प्रभुत्व की बात की जाती है, उसकी योग्यता की बात की। लेकिन समाजशास्त्र में जब हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र में ये देखना पड़ता है कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार से काम किए, सम्राट अशोक की कार्यप्रणाली क्या थी,
सम्राट अशोक ने समाज को कैसे व्यवस्थित करा, सम्राट अशोक के समय में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सम्राट अशोक के समय में समाज किस प्रकार से काम कर रहा था, यानी उसके आधार पे समाज को विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। एक और उदाहरण से इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आजकल जितने भी शहर में हम लोग रह रहे हैं, शहर में जब हम सड़क पे निकलते हैं तो चौराहे पे सिग्नल लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल। अब वो ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा 3 प्रकार की लाइट रहती है, एक लाल बत्ती रहती है, एक हरी बत्ती रहती है और एक पीली बत्ती है। लाल हरी पीली बत्ती का वैसे हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। आपसे बोला जाए तो किसी को लाल रंग पसंद होगा, किसी को पसंद नहीं होगा, किसी को हरा कलर पसंद होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को पीला या येलो कलर पसंद होगा, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं। लेकिन ट्रैफिक चौराहे पे जब अपन आते हैं, किसी यातायात हम घर से बाहर निकलते हैं, खासतौर से शहरों में अभी जगह जगह आपको ट्रैफिक सिग्नल लगे मिलेंगे, गांव में नहीं है। जब हम वहाँ आते हैं तो ये जो कलर हैं लाल, हरा और पीला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब रंगों की ये जो संरचना है, ट्रैफिक सिग्नल की जो संरचना बनाई गई, जैसी लाल बत्ती आती है हम देखते हैं लाल बत्ती, हमको तत्काल अपने वाहन को रोकना पड़ता है। फिर हम इंतजार करते हैं, जैसे येलो आती है, पीली बत्ती आती है तो हम तैयार हो जाते हैं आगे की यात्रा के लिए और हरी आने पे हम निकल जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि रेलवे द्वारा जो रेल लाइन जाती है, जब एक सड़क से दूसरी सड़क के बीच में अगर रेल लाइन होती है, पार करने के लिए वहाँ पे फाटक लगाया जाता है, तब वहाँ पे लाल और हरी बत्ती दो वहाँ पे भी होती है। तो रंगों का ये जो संयोजन है, रंगों की जो संरचना है, वैसे लाल हरी पीली बत्ती का हमारे लिए उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन यातायात में आप देखेंगे वो संरचना बहुत महत्वपूर्ण और जुड़ी रहती है। जैसी लाल बत्ती होती है मानव वहाँ रुक जाता है। जितने भी ट्रैफिक में, सड़क में या कहीं और यात्रा करने वाले हैं तत्काल रुक जाते हैं। रेलवे का ड्राइवर जो है देखता है अगर लाल बत्ती, उसको लाल सिग्नल मिलता है, लाल रंग होता है, तो अपनी ट्रेन को तत्काल रोक देता है। हरी जैसी होती है तो ट्रेन को चलाए। मतलब रंगों के कारण एक संरचना बन गई ना कि हमको कब स्टार्ट होना है, कब रुकना है, एक संरचनात्मक तत्व। वैसे रंगों का हमारे जीवन में उतना ज़्यादा महत्व नहीं, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं यातायात के रूप में तो आप देखिए बिल्कुल व्यवस्थित है। स्कूल कॉलेज में अभी आपने 12वीं की परीक्षा दी, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में जैसे ही पोर्टल खुला, पोर्टल के खुलने के बाद में एडमिशन की प्रोसेस शुरू हुई, आपके पास एक संरचना बनी हुई ना, आप ऑनलाइन वाले के यहाँ गए, वहाँ आपने स्कैन कराए, अपनी फ़ोटो स्कैन कराई, अपने आधार कार्ड स्कैन कराया, आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कराए और वहाँ कंप्यूटर में फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद में जैसे ही आपका नाम आया, आपने फीस जमा कर दी, फीस के लिए आपने पोर्टल का उपयोग करा, ऑनलाइन फीस जमा कर दी और एक प्रक्रिया चलती है, संरचनात्मक क्रमबद्धता है। देखिए एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ऑनलाइन, अभी चूँकि कोरोना काल में क्लासेस चालू नहीं हो रही, सरकार ने कहा कि बच्चों को नुकसान ना हो, ऑनलाइन क्लासेस, तो आप सब अभ्यस्त हो गए कि आपको कैसे अध्ययन करना है। तो ये संरचना क्या होती है, वास्तव में समाज की एक व्यवस्था है। समाज को स्थापित करने के लिए समाज में व्यक्ति के प्रतिमानों को स्थापित करती है, समाज में व्यक्तियों के अलग अलग परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के माध्यम से उस संरचना में रह के व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसको 2-4 चीज़ों में हम देखने का प्रयास करते हैं, संरचना क्या क्या है। संरचना के अंतर्गत आप देखेंगे, संरचना जो है एक अखंड व्यवस्था है। ये पूरा समाज जो है उसको खंडित व्यवस्था के रूप में देखें, अखंड नहीं है, अलग अलग खंडों में बटी होती है, अखंड व्यवस्था नहीं है। इसमें क्रमबद्धता होती है, कंटिन्यूटी होती है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक क्रम से चलता है। तो अपने आप में ये निश्चितता होती है, नियमितता होती है, इसमें क्रमबद्धता होती है। ये एक स्थायी अवधारणा है, संरचना अस्थायी नहीं होती है। अस्थायी जब संरचना होती है आप खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर नई संरचना, मतलब स्थायी संरचना बनी हुई है। अंतः संबंधित इकाइयों की व्यवस्था है, इसमें सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं, सारी की सारी इकाइयाँ अंतः व्यवस्थित होती हैं। शरीर में आप देखिए, हार्ट का काम, हमारे दिल का काम तय है कि वो खून का शुद्धिकरण करेगा। फेफड़े का काम तय है कि वो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसको व्यवस्थित। दिमाग का काम हमारा तय रहता है, हाथ का काम हमारा तय है, जीभ का काम तय है, नाक का। आपके पास कितने अच्छा से अच्छा भोजन आ जाए, उसकी खुशबू से आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर उसकी खुशबू आपको अच्छी नहीं होगी तो बहुत से लोग आप देखिए टेबल में आता ना खाना, फिर हम सामान नहीं लेते। भोज्य सामग्री जो है वो खुशबू, नाक हमको बताती है ये भोजन कैसा है, ये भोजन कैसा है। मतलब आपने, और उसके बाद नाक के बाद हमारी जिह्वा जो जीभ है, उसमें स्वाद जो है वो स्वाद से हम तय करते हैं इस भोजन को करना है या नहीं करना। तो ये क्रमबद्धता बनी है, स्थायिता बनी है और एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। अगर
आज विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। विद्यार्थी के लिए शिक्षक जरूरी है और शिक्षक के लिए विद्यार्थी जरूरी है। अभी देखिए ऑफलाइन आया तो ऑनलाइन में हमारा काम चलने लगा, तो ऑनलाइन के लिए कैमरा जरूरी है, ऑनलाइन के लिए आपके लिए रिकॉर्डिंग जरूरी है, ऑनलाइन के लिए एक नेटवर्क जरूरी है। आपको ये लेक्चर पहुंचाने के लिए पूरी एक व्यवस्था है। आकाशवाणी के माध्यम से लेक्चर पहुंचाया जाएगा, दूरदर्शन के माध्यम से आप तक के लेक्चर पहुंचाया जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जो उसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो एक क्रमबद्धता के साथ में इंटरडिपेंडेंट, आप भी हम पे आश्रित हैं, हम भी आप पे आश्रित हैं, हम टेक्निक पे आश्रित हैं। मैं अगर ये लेक्चर कर रहा हूँ तो मेरे को ठीक है समाजशास्त्र का विषय देना मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ रही है। बिना टेक्नोलॉजी के मैं आप तक अपना लेक्चर, अपना व्याख्यान नहीं पहुँचा सकता। उसी प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी को जो अध्ययन करना है, उसको अध्ययन के लिए उसको भी टेक्नोलॉजी, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन में भी स्मार्टफोन होना ज़रूरी है या लैपटॉप, और उसमें इंटरनेट ज़रूरी है। जब इंटरनेट होगा, आपका स्मार्टफोन होगा जो कि इंटरनेट से जुड़ा होता है, तो जब आप, मेरे को ये आईडी आपको दी जाएगी, आपको ये सोशलॉजी के विषय की या हिस्ट्री के विषय की, हिंदी के विषय की, अब जितने भी लेक्चर हैं विश्वविद्यालय द्वारा जब ये आईडी दी जाएगी, उस आईडी को जब आप क्लिक करेंगे तभी आपको लेक्चर प्राप्त होगा। यानी अंतः निर्भरता, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी के कारण आप देखेंगे समाज के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्थाएं चलती हैं। अब इसको हम देखेंगे लेवी स्ट्रॉस ने, इसमें लेवी स्ट्रॉस ने बहुत ज़्यादा काम किया, ब्राउन ने भी काम किया, अल्थुजन ने काम किया, पार्सन्स ने काम किया, आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने काम किया, लुइस मॉर्गन ने काम किया। कार्ल मैनहीम ने तो इसको कहा था सामाजिक संरचना जो है सामाजिक शक्तियों का जाल है। कार्ल मैनहीम तो सामाजिक संरचनाओं को सामाजिक शक्तियों से जोड़ता है, बोलता समाज के अंतर्गत जितनी भी सामाजिक शक्तियाँ हैं इन सभी के सम्मिश्रण से सामाजिक संरचना बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संरचना के जो तत्व हैं, या संरचना को अगर आप जानना चाहते हैं, संरचना के तत्व या विशेषताओं के रूप में आप देखिए तो संरचना एक भूमिका के रूप में, संरचना को हमें एक भूमिका, एक रोल के रूप में देखना पड़ेगा। जैसे परिवार की जो संरचना है, पारिवारिक संरचना को अगर आप देखें, परिवार की जितनी भी इकाइयां हैं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, नातेदारी के आधार पर अलग अलग संबंध हैं, तो उन संबंधों के आधार पर जब हम देखेंगे तो परिवार के सभी सदस्यों की अपनी अलग अलग भूमिका निश्चित रहती है। पिताजी की अपनी अलग भूमिका होगी, माताजी की अपनी अलग भूमिका होगी, बड़े भाई की भूमिका अलग होगी, छोटे भाई की अलग भूमिका होगी, है ना, और आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी अलग भूमिका होगी। इन अलग अलग भूमिकाओं के आधार पे, इन अलग अलग के आपकी जिम्मेदारियां, आपकी जो परिस्थिति हैं, आपको जो पद मिला है, पारिवारिक संरचना के अंतर्गत व्यक्ति को जो पद मिलता है, उस पद के अनुरूप व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। जैसे पिताजी की भूमिका है परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, परिवार को सुदृढ़ बनाना, परिवार को व्यवस्थित करना। तो आप देखेंगे पिताजी अपने सारे एफर्ट्स लगा देता है कि बच्चे को भी सुरक्षा मिल जाए, बच्चे का विकास हो जाए, बच्चे की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, घर की जितनी आवश्यकताएं, उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरे उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। माँ की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है, फिर बच्चों की अलग जिम्मेदारी होती है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे पारिवारिक संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि संरचना जो है एक भूमिका, एक रोल के रूप में काम करती है। हॉस्पिटल देखिए, अभी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा संरचनात्मक जो भूमिकाएं हो रही है, संरचना का काम हो रहा है जिस संरचना का, वो है हमारे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंतर्गत डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और टेक्नीशियन या अलग अलग विशेषज्ञ जो होते हैं, इन सब का एक मिल के एक संरचना बनती है जो हॉस्पिटल कहलाता है। अब वहाँ जब मरीज आता है तो मरीज की एंट्री से लेके मरीज के इलाज तक और फिर मरीज के वापस स्वस्थ होने के बाद घर जाने तक एक अलग नेटवर्क काम करता है, एक व्यवस्था के तहत काम होता है। हॉस्पिटल में जब एक पढ़ने के लिए एक विद्यार्थी जाता है तो वो विद्यार्थी को खाली किताबी ज्ञान नहीं है, उसको किताबी ज्ञान करना पड़ेगा। उसकी संरचना हॉस्पिटल में अगर जब उसने एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ में उस विद्यार्थी को विज्ञान का अनुभव भी होना चाहिए, किताबी जो उसका कोर्स है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ने के साथ साथ उसको मरीज का भी ज्ञान होना चाहिए कि मरीज के साथ किस तरह से हमको व्यवहार करना है, मरीज के साथ हमारे इंटरेक्शन कैसे होगा, मरीज के परिवार वालों से हमारा इंटरेक्शन कैसा होगा, मरीज के परिवार के जो घर के जो सदस्य हैं उनके साथ हम किस तरह से बात करेंगे। फिर इसके बाद उसको वहाँ के क्लर्क से भी बात करना पड़ेगी, क्लर्क हैं, चपरासी हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, अपने सीनियर डॉक्टर, इन सारी चीज़ों को उसको मेडिकल के 5 साल के पाठ्यक्रम में सीखना पड़ता है।
चाहे वो यूजी का पाठ्यक्रम करे, चाहे पीजी का, कंप्लीट करने के बाद जो रहता है पाठ्यक्रम, फिर वो हॉस्पिटल में या समाज में चिकित्सा के काम कर सकता है। एक शिक्षक को, अब शिक्षक की भी आप देखिए, उसकी भी अपनी भूमिका है। शैक्षणिक संस्थान में जब शिक्षक आता है तो शैक्षणिक संस्थान में टाइम टेबल बंधा रहता है। फर्स्ट ईयर का इतने बजे से क्लास लगेगी, इसके बाद दूसरा क्लास लगेगी, फिर आपको थर्ड ईयर में जाना, आपको पीजी में जाना, तो उसके हिसाब से फिर सब्जेक्ट बटे रहते हैं। समाजशास्त्र का विद्यार्थी समाजशास्त्र के शिक्षक से अध्ययन करेगा, समाजशास्त्र का शिक्षक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को पढ़ाएगा, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी राजनीति शास्त्र को, इतिहास का शिक्षक इतिहास को पढ़ाएगा। ये सारे विषय जो हैं एक संरचनात्मक क्रम में एक व्यवस्थित के रूप में रहते हैं। शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका है अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो समस्याओं का समाधान करते हैं, वो उनको ज्ञान देने का काम करते हैं, उनको व्यवस्था का काम करते हैं। अब मीडिया में अगर आप जाते हैं तो मीडिया जगत का काम जो है, मीडिया की जो संरचना है वो सब तक सभी का मनोरंजन करने के साथ साथ वास्तविकता बताने का काम भी करती है। तो भूमिका के रूप में आपने संरचना को आप देखेंगे अलग अलग है। अब दूसरी बात, संरचना को अगर आप एक संगठन के रूप में देखें, संरचना जो है एक संगठन के रूप में काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। किसी फैक्ट्री का उदाहरण देखिए, आपको एक फैक्ट्री का उदाहरण देता हूँ। फैक्ट्री में अगर कभी आपने देखा होगा, किसी भी आप अपने आसपास का जो आपका क्षेत्र है, अगर वहाँ कोई उद्योग धंधा है, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, फैक्ट्री में विजिट करेंगे, तो फैक्ट्री किस तरह से, फैक्ट्री की संरचना संगठनात्मक काम के रूप में कैसे करती है वो स्पष्ट हो जाएगी। फैक्ट्री में क्या होता है, हर काम के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कपड़े की फैक्ट्री है मान लीजिए, वहाँ एक डिज़ाइनर होगा, डिज़ाइनर नए नए डिज़ाइन बनाता है, उसका काम खाली डिज़ाइन करना है। उसको फैशन के अनुरूप शर्ट की डिज़ाइन बनाना है, पैंट की डिज़ाइन बनाना है, सलवार की डिज़ाइन बनाना है, कुर्ते की डिज़ाइन बनाना है, अलग अलग प्रकार से जैकेट की डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन इसलिए बनाता है कि जिससे समाज में उसके प्रोडक्ट की बिक्री हो सके, वो खाली डिज़ाइन का काम करता है। डिज़ाइन बनाने के बाद में एक कटिंग वाला काम करता है, जो टेलर होता है वो कटिंग का काम करता है, तो वो कटिंग करेगा। अब कटिंग में फिनिशिंग आना चाहिए। कटिंग में 1 मीटर कपड़े में या 10 मीटर के थान में 10 शर्ट बनाना है, तो वो उसको कटिंग में कपड़े को कहाँ से कैसे कटिंग करे कि वो डिज़ाइन भी बन जाए, और एक थान में से अगर 10 मीटर का कपड़ा है उसमें 10 शर्ट अगर बन सकती हैं या 20 शर्ट बन सकती हैं, तो वो बनाने का प्रयास करता है। अगर उसकी कटिंग अच्छी नहीं होगी तो पता चलेगा 10 मीटर के कपड़े में उसने 5 शर्ट बना दी। तो ये है। फिर उसके कटिंग के बाद में स्टिचिंग का काम करने वाला, सिलने वाला काम जो है, तो सिलाई मशीन में सिलने का काम किया जाएगा। फिर सिलाई मशीन में स्टिचिंग के बाद में उसकी डिज़ाइन अगर कुछ और बनाना है, बटन लगाना, काज लगाना, इन सब के बाद में पैकिंग, फिर पैकिंग भी सुंदर होनी चाहिए। पैकिंग के पश्चात उसका ऑब्जर्वेशन होता है कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। तो मालिक जो है उसकी एक असेसमेंट टीम होती है, वो असेसमेंट करती है कि कितने का रॉ मटेरियल था, कितनी मजदूरी हमने दी, कितनी पैकिंग में खर्चा करा, और फिर बाज़ार में जब उसको जाएगी, वो शर्ट बाज़ार में जब जाएगी या वो जो कपड़ा जो है निर्मित हुआ है, रेडीमेड कपड़ा बाज़ार में जाएगा, तो दुकानदार को कितने में दिया जाए, दुकानदार का कितना प्रॉफिट होगा, कितना कमीशन देना पड़ेगा, इस हिसाब से फिर उस किताब जो पूरा कैलकुलेशन होता है, एक निर्धारण होता है। फिर तो आपने देखा होगा रॉ मटेरियल कपड़ा खरीदने से लेके कपड़े की डिज़ाइन, कपड़े के किस प्रकार की मार्केटिंग करना है, कपड़े की कटिंग कैसे करना है, कपड़े की स्टिचिंग कैसे करनी है, कपड़े की पैकिंग कैसे करनी है, कपड़े को बेचना कितना है, उस शर्ट में या जो निर्मित उत्पाद है, प्रोडक्टेड चीज़ है। तो ये एक संगठन के रूप में आप देखें, फैक्ट्री इस संगठन के माध्यम से चलती है, उसमें तय रहता है किस व्यक्ति का कौन सा काम है। कॉलेज भी एक संगठन के रूप में अगर आप देखें, यहाँ पे तय है, चपरासी का काम तय है कि सवेरे आके उसको कॉलेज खोलना है, घंटी बजाना है। प्रिंसिपल का काम तय है कि जो भी सरकारी आदेश आए हैं अपने सहभागी शिक्षकों के साथ से शिक्षण कार्य को पूरा कराना है, बच्चों की समस्याओं का समाधान कराना है, बच्चों की परीक्षा लेना है, बच्चों को शिक्षित करना है। ये सारी चीज़ें एक संगठनात्मक रूप में आप देखेंगे, फैक्ट्री है, कॉलेज है, एक संगठन के रूप में होता है। तो यहाँ संरचना जो है, संरचना का भूमिका के रूप में एक काम देखने को मिला, संरचना एक संगठन के रूप में काम करने को मिलती है। इसी प्रकार से संरचना में वितरण भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अब देखिए जनसंख्या, जैसे भारत की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या पे जब हम बात करते हैं, तो जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। उम्र के हिसाब से जनसंख्या अलग मिलेगी, साक्षरता के हिसाब से जनसंख्या का वितरण है, श्रम कार्य करने वाली जनसंख्या, निष्क्रिय जनसंख्या, बुजुर्ग जनसंख्या, स्त्री पुरुष में वितरण हो गया,
ये सारी जनसंख्या का वितरण अलग अलग प्रकार से होता है। फिर उसी हिसाब से वो जनसंख्यात्मक वितरण के आधार पे आप देखेंगे समाज की संरचना काम करती है। समाज में तय है कि समाज में सुरक्षा का काम कौन, युवा करेंगे, निर्माण का काम, प्रोटेक्शन का काम युवा करेंगे। वृद्धों की जो है उनकी जिम्मेदारी दी गई है, आप लोगों को ज्ञान देंगे, आप लोगों को समस्याओं का समाधान करेंगे, आप लोगों के बीच में बैठ के उनको ज्ञान देंगे, उनको जानकारी देंगे, उनकी व्यवस्थाएं, उनके निराकरण करेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जो बच्चे हैं, बच्चों को दिया गया कि आपको सीखना, तो बच्चों को सीखने का काम है, वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो जनसंख्यात्मक वितरण में आप देखिए अलग अलग प्रकार से काम दिया जाता है। अभी कोरोना काल में आप देखिए सरकार की गाइडलाइंस आई जनसंख्या वितरण के हिसाब से हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से हुई। उसमें कहा गया कि जो बुजुर्ग हैं कि आप अधिक से अधिक घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। बच्चों को भी कहा गया कि आप घर में रहें, घर के बाहर ना जाएं। बाकी लोगों के साथ तो ये जनसंख्यात्मक वितरण से काम करा गया। तो सामाजिक संरचना में हम देखते हैं भूमिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, संगठन की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, वितरण की अपनी जिम्मेदारी होती है। फिर इसके बाद में एक प्रोसेस आप देखेंगे, संरचना एक प्रवास के रूप में है। संरचना के अंतर्गत एक प्रवास के रूप में है, एक जाल के रूप में है। संरचना एक जाल है, नेटवर्क है हमारा। अब गांव से जो व्यक्ति शहर आते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में व्यक्ति को गांव से नगर की ओर आना पड़ रहा। आज किसी भी शहर में आप जाएंगे, वहाँ की जो आबादी है उससे आप जब बात करेंगे तो वो बताते हैं मैं इस गांव का, उस गांव का, हमारे गांव में इतने रिश्तेदार हैं। मतलब गांव और शहर का एक संबंध बना हुआ। शहर में सब्जी है, दूध है, दैनिक उपभोग की जितनी भी चीज़ें हैं गांव से सप्लाई होती है, गांव से आती हैं। तो गांव जो है वो शहर को सप्लायर के रूप में है, और शहर जो है डिपेंडेंट रहता है गांव के ऊपर। आपने देखा होगा बीच बीच में समाज में हमारे दैनिक उपभोग की जो चीज़ें हैं, बाजार के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? जब बोलो तो बोलते हैं कि सप्लाई रुक गई है। अभी सप्लाई रुक गई है, शहर में गांव से आना बंद हो गया। तो गांव की जो दिनचर्या है, गांव का जो उत्पादन है, गांव का जो प्रोडक्शन है, उस पर पूरी तरह से शहर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा जितने भी अभी जो कोरोना काल हुआ था उसमें जितने हमारे मजदूर श्रमिक भाई जो वापस हुए थे, वो कहाँ गए थे वापस? गाँव की ओर, क्योंकि शहर ने उनकी जीविकोपार्जन से हाथ खींच लिया। बोले हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम आपको यहाँ बैठाल के नहीं रख सकते। तो उनको लगने लगा तो वो वापस अपने गांव आ गए। और 2 महीने नहीं हुए, शहर की जब दिनचर्या चालू हुई, लॉकडाउन को अनलॉक में कन्वर्ट किया गया। जब अनलॉक पीरियड आया तो आपने देखा होगा शहर में जो उद्योगपति थे, जो संकट के दौर में जो उन्होंने अपने मजदूरों के साथ, अपने श्रमिकों का साथ नहीं दिया था, आज पुनः वो गांव के चक्कर लगाने लगे। कह रहे हैं आपको हम डबल पैसा देंगे, आपको फ्लाइट का टिकट देंगे, आपको सैलरी बढ़ा देंगे, आप वापस हमारे यहाँ आइए। तो ये जो है इसलिए कहा गया संरचना जो एक जाल के रूप में काम करती है। इस बिल्डिंग में आप देखिए चारों तरफ, इसमें लोहा भी है, लकड़ी भी है, प्लास्टिक भी है, तार भी है, बिजली है, पानी है, चूना है, ये सारी चीज़ों के एक जाल के रूप में आ गया। मतलब अगर यहाँ आपके लाइट चली जाए तो आपको पूरी संरचना आपकी बेकार हो जाएगी। अगर संरचना में लाइट का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, सैनिटरी की व्यवस्था नहीं की गई है, तो आपने अगर बिल्डिंग खड़ी कर दी है, भवन में कमरे बना के खड़ दिए हैं, और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के लिए जाने के लिए, एक माले से दूसरे माले में जाने के लिए अगर आपने प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं रखी हैं, तो आप देखेंगे वो बिल्डिंग कोई का काम की नहीं। अधिकतर बिल्डिंगें, अधिकतर भवन वही उपयोगी या वही सक्सेस होते हैं जहां सभी सुविधाएं होती हैं। आपकी बिल्डिंग अगर ऐसी जगह है, जंगल में आपने बिल्डिंग खड़ी करी है जहां पे यातायात के पर्याप्त साधन नहीं है, लोगों को पहुंच मार्ग नहीं है, तो बिल्डिंग में कोई नहीं आता, बसाहट नहीं होती है। अभी आप देखेंगे सभी जगह जितनी भी बसाहट हो रही है शहर के बाद, शहर का विस्तार जब किया जा रहा है, शहर के विस्तार में जो भी भवन लेने जाता है, मकान लेने जाता है, फ्लैट लेने जाता है, पहले वो देखता है कि शहर तक पहुँच मार्ग है नहीं, या वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, वहाँ पे बस स्टॉप की व्यवस्था है, वहाँ नेटवर्क की व्यवस्था है। ये सारी सुविधाएं जब होती हैं, इन सुविधाओं की जब उपलब्धता होती है, तभी उस बिल्डिंग में, उस बसाहट में व्यक्ति जाता है। कॉलेज में भी आप देखिए, कॉलेज में 12th आप लोग ने पास करा है तो आप उसी कॉलेज में टारगेट कर रहे हैं, उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं ना। आपने अपने बड़े लोगों से, अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से, या नेट में आपने देखा कि जिस कॉलेज में सारी सुविधाएँ हैं, जो कॉलेज शहर की अप्रोच से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे
आना जाना बहुत ही सरल होगा, पहुंच मार्ग सरल होगा, उस कॉलेज में एडमिशन ज़्यादा हो रहा है। इससे बड़े बिल्डिंग वाले कॉलेज में देखिए एडमिशन कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि हमको अपने घर से लेके कॉलेज तक पहुंचने में 1 घंटे लगेगा, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, तो विद्यार्थी जो है अपने घर के पास वाले कॉलेज में, भले ही वहाँ सुविधाएँ कम हो, उसको पसंद करता है। फिर जब वो बड़ी क्लास में आता है, ग्रेजुएशन के बाद, बीए के बाद जब पीजी करने आता है, देखता है कि उसके कॉलेज में उतने अच्छे पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, उतनी अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, उतनी पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है। फिर वो चूँकि उसको सीखना है, क्योंकि उसको आगे स्थापित होना है, तो वो यूनिवर्सिटी चला जाता है कॉलेज छोड़ के। तो ये समाज जो है, सामाजिक संरचना एक जाल के रूप में, इसके अंतर्गत जो है अलग अलग लोगों ने इसकी व्याख्या की। फेयरचाइल्ड नाम के एक समाजशास्त्री हैं, फेयरचाइल्ड तो कहते हैं सामाजिक संरचना सामाजिक समूह के आंतरिक संगठन का एक स्थापित प्रतिमान है। उन्होंने 2 चीज़ की है फेयरचाइल्ड ने। सामाजिक संरचना में सामाजिक समूह को लिया है कि समाज के जो समूह की संरचना ली है, उसके आंतरिक संगठन, मतलब समूह का जो आंतरिक संगठन है उसके स्थापित प्रतिमान। जैसे परिवार एक छोटा सा समूह है, इसके स्थापित प्रतिमान है। परिवार के प्रतिमान तय हैं कि उसको पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करना है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, सुरक्षा देना है, ज्ञान देना है, ये स्थापित प्रतिमान है। उस समूह के अंतर्गत इंटरनल प्रतिमान है। अब देखिए परिवार उसके हिसाब से काम, पारिवारिक संरचना उस प्रकार से काम करती है। तो फेयरचाइल्ड ने जो कहा ना, सामाजिक संरचना किसी सामाजिक समूह में आंतरिक संगठन का एक स्थापित प्रतिमान है, बिल्कुल सिद्ध होती है। भाई ब्राउन जो है, रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं सामाजिक संरचना की इकाई जो है मनुष्य है। अगर मनुष्य नहीं होंगे तो सामाजिक संरचना नहीं बनेगी। और स्वयं संरचना, संस्था, संगठन द्वारा प्रभाषित प्रतिमान जो हमारे संबंध हैं, रेडक्लिफ ब्राउन का समाज के अंतर्गत जब व्यक्ति आता है, व्यक्ति के जो संरचना, संस्था, समिति के साथ जो उसके संबंध होते हैं, उन संबंधों की नियमित व्यवस्था को व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता के रूप में रेडक्लिफ ब्राउन ने देखा है। बोले किसी भी समाज में आप जाइए, आप उस समाज में जाएंगे, जैसे गांव का अध्ययन करना है, गांव में अगर आप जाएंगे तो गांव में आपको देखना पड़ेगा, गांव में वहाँ की इकाई आपको देखना पड़ेगा, कितनी आबादी है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, उसमें कार्यशील जनसंख्या कितनी है, अकर्मण जनसंख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं। फिर उसमें नौकरी पेशा, शिक्षित देखने पड़ेंगे, शिक्षित कितने, अशिक्षित कितने हैं, जीविकोपार्जन के साधनों के साथ कितने लोग जुड़े हैं, उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप कैसे, इन सभी के आधार पर रेडक्लिफ ब्राउन कहता है मनुष्य समाज में सामाजिक संरचना की प्रथम इकाई है। और मनुष्य अलग अलग समूह के माध्यम से, समाज के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, आपके समिति के माध्यम से, इनके माध्यम से जुड़ के उन पे आश्रित होके, उन पे डिपेंडेंट होके वो कार्य करता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत, मैनहीम ने तो यहाँ तक कहा है कि सामाजिक संरचना जो है सामाजिक शक्तियों का एक जाल है, कि कोई भी संरचना के अंतर्गत अलग अलग शक्तियाँ काम करती हैं। जैसे अभी हम अगर भारतीय समाज की बात करें, भारतीय समाज के अंतर्गत जो शक्तियाँ हैं या जो पावर है, सोशल पावर जो है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा सामाजिक संरचना का हमारा पावर क्या है? धर्म, जाति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं हैं। धर्म के माध्यम से देखिए व्यक्ति जुड़ा रहता है, धर्म के आधार पे व्यक्ति राष्ट्रीयता की भावना आती है। हमारे रीति रिवाज जो है हमको जोड़ने का काम करते हैं, हमारे रीति रिवाजों के माध्यम से हम उसमें जुड़ते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ की सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक व्यवहार हैं, सामाजिक प्रतिमान हैं, ये स्थायी होते हैं। अलग अलग संरचनाओं की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग संरचनाएं की अलग अलग विचार की होती है। हॉस्पिटल की संरचना एक अलग परिवेश में काम करेगी, बाजार की संरचना उसके अलग क्रियाकलाप होंगे, उसकी अलग गतिविधियाँ होंगी। परिवार रूपी संरचना को आप देखेंगे, पारिवारिक संरचना अलग होती है। राजनीतिक संरचना को आप देखेंगे, राजनीतिक संरचना अलग प्रकार, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना, धार्मिक संरचना, पारिवारिक संरचना, राष्ट्रीय संरचना, ये अलग अलग प्रतिमान है संरचना का। और इन सभी में अलग अलग छोटी छोटी बहुत सी इकाइयाँ जो रहती हैं, वो इकाइयाँ क्रमबद्ध रूप से जुड़ती जाती हैं। उन इकाइयों की क्रमबद्धता के साथ जुड़ने से आप देखेंगे वो संरचना अपना काम करती थी। इसलिए कहा गया संरचना में स्थायित्व कभी नहीं आता। संरचना में परिवर्तन होते हैं लेकिन तत्काल नहीं होते। संरचना में अभी पूरी हमारी भारतीय सामाजिक संरचना नहीं, पूरी विश्व की संरचना जो है, मानव संरचना आज बदल गई। क्यों? एक अदृश्य विषाणु के कारण। एक जो कोविड-19 नाम का अदृश्य विषाणु है, उस विषाणु ने पूरे विश्व की संरचना को कुछ समय के लिए
रोक के रख दिया। उसने कहा रोकना पड़ेगा, जब तक आपकी चेन ब्रेक नहीं होगी, इनका अंतराल नहीं टूटेगा, ये संक्रमण फैलता रहेगा। कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन 2-3 महीने रोकने के बाद ही हमारे सारे विशेषज्ञों को, सारे जिम्मेदार लोगों को समझ में आ गया कि रोकना संक्रमण से बचने का उपाय नहीं है। रोक तो सकते हैं, लेकिन अगर हमने रोक दिया संक्रमण उसके बाद भी नहीं रुक रहा है। देखिए कहीं ना कहीं संक्रमण हो ही रहते, पूरी तरह से नहीं रुका। चाइना में बोल जरूर रहे हैं कि वहाँ रुक गया, लेकिन फिर भी नए केस आ रहे हैं, तो उसकी गति कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हमको रोकने के बाद लॉकडाउन से लॉक जो पीरियड था, लॉक पीरियड को अनलॉक में कन्वर्ट करा। अनलॉक में भी देखिए स्टेप बाय स्टेप सरकार ने करा कि धीरे धीरे जो जो आवश्यक चीज़ें थी लोगों को, क्योंकि लोगों की जीविकोपार्जन भी चलना चाहिए, लोगों के जीवन यापन के साधन भी होना चाहिए, तो घर में बैठे बैठे हम व्यक्ति बीमार होने लगता, मानसिक तनाव में आने लगता, अवसाद की स्थिति आने लगी। उस अवसाद की स्थिति, उस तनाव की स्थिति को रोकने के लिए धीरे धीरे इसको हमने यहाँ पे अनलॉक में लाना शुरू करा। अनलॉक में फिर हुआ कि अनलॉक में संक्रमण को कैसे रोका जाए, तो संरचनात्मक प्रयास करें। आप मास्क लगा कर रखिए, सैनिटाइजर रख रखिए, लोगों के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी रखिए। 6 फुट की दूरी नहीं रख रहे तो 1 हाथ की दूरी रखिए। फिर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्था को हम चलाने का प्रयास करें। और टेक्नोलॉजी में देखिए आपके अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होंगे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब आपके अभी प्रयास ये किया गया था, इकट्ठे बच्चे आएंगे, तो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे थे उनको घर में कहा गया, आप ओपन बुक एग्ज़ाम दिया गया कि आप घर में बैठ करेंगे, इकट्ठे बच्चे नहीं आएंगे, एक प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संरचनात्मक रूप से संरचना के अलग अलग प्रयास होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं बनती हैं। और सामाजिक संरचना, किसी भी समाज को अगर आप जानना चाहते हैं, किसी भी समाज को अगर आप जानने का प्रयास करना चाहते हैं, समाज का अध्ययन करना चाहते हैं, समाज का विश्लेषण करना चाहते हैं, उसमें उस संरचना को जानना बहुत ज़रूरी है। संक्षेप में आपके साथ इसको मैं समाप्त करता हूँ अब, तो उसमें बताऊँगा संरचना क्या है। सामाजिक शक्तियों का जाल है। सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का जाल है। एक संरचना अपने आप में एक नहीं होती, ये कई इकाइयों से, विभिन्न इकाइयों की एक खंडात्मक व्यवस्था है। और संरचना में जो अलग अलग इकाइयाँ सभी एक क्रमबद्धता के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़ती हैं। आपने देखा होगा मानव शरीर में कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो अनुवांशिक रूप से या कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो गर्भ में जो बच्चे का निर्माण होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, किसी को आपने देखा होगा कि उसके 3 हाथ आ जाते हैं, किसी के 2 मुंह आ जाते हैं, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि 2 जुड़वा बच्चे एक साथ जुड़ जाते हैं। तो पर उनके साथ में डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, वो उनका जीवन ज़्यादा नहीं चल पाता। यानी आपकी शारीरिक संरचना में जो स्थान जिस अंग का तय है, अगर वो अंग उस व्यवस्थित जगह पे स्थापित नहीं होता है तो आप देखेंगे कि आपका शरीर काम नहीं कर पाता। मैंने आपको एक उदाहरण शुरू में दिया था कि मोबाइल फ़ोन में स्लॉट बने रहते हैं। अगर आपने अपना मेमोरी कार्ड की जगह सिम लगा दिया और सिम कार्ड की जगह आपने मेमोरी कार्ड लगा दिया, आप लाख व्रत कर ले, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। ये एक व्यवस्था बनी हुई है। इस व्यवस्था के तहत आप करते हैं, क्रमबद्धता बनी रहती है, व्यवस्था बनी रहती है। ये अमूर्त व्यवस्था है। इसके अंतर्गत बहुत से अलग अलग इकाइयों की इंटरडिपेंडेंसी, अंतर निर्भरता है। हमारा शरीर, पेट निर्भर करता है, उसको भोजन चाहिए तो उसको भोजन करना है, दांत काटेंगे, जीभ स्वाद लेगी, फिर उसको पचाने का काम करना करता है, इसके माध्यम से हमको मिलती है। आप बाज़ार में देखेंगे, बाज़ार की ग्राहक अपने दुकानदार जो है, वो व्यापारी जितने भी हैं, वो ग्राहक पे डिपेंड करता है कि ग्राहक जब आएगा, ग्राहक की पसंद उसको रखना पड़ती है। अब देखेंगे दुकानदार अपनी दुकान में बदलाव करता रहे। तो संरचना वास्तव में सामाजिक संरचना, प्रत्येक समाज को अगर हमें जानना है, किसी भी समाज का हम अध्ययन करना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक अध्ययन करना हो, चाहे सामाजिक अध्ययन करना हो, चाहे आर्थिक अध्ययन करना हो, या भौगोलिक अध्ययन करना हो, ऐतिहासिक अध्ययन करना हो, या फिर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना हो, या भाषाई अध्ययन करना हो, इन सभी अध्ययनों के लिए समाजशास्त्रीय आधार पर जो संरचना की विवेचना की गई है, संरचनात्मक तत्व रखे गए हैं, उन संरचना के आधार पे हमको संरचना को समझना पड़ेगा। संरचना के अलग अलग इकाइयों को जानना पड़ेगा, संरचना के विभिन्न तत्वों को समझना पड़ेगा। इन सभी तत्वों को जब हम समझ लेंगे, तब हम समाज की संरचना या समाज का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज आपके साथ विद्यार्थियों, सामाजिक संरचना पे मैंने चर्चा की है।
ये सामाजिक संरचना क्या है, संरचना कितने प्रकार की होती है, संरचना की क्या विशेषताएं हैं, संरचना के प्रतिमान क्या हैं, संरचना के तत्व क्या हैं, इससे चर्चा करिए। इसके बाद आगे की क्लास में कल आपके साथ फिर एक नए विषय के साथ में एक नए विषय में आपके साथ जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। देखिए, आज हमने जो चर्चा की सामाजिक संरचना में, कल हमारी जो बात होगी बीए फर्स्ट ईयर में, अभी आप लोग का एडमिशन हुआ है, आपके 2 पेपर होंगे। ये अभी हमारा प्रथम पेपर चल रहा है। प्रथम पेपर में हम समाजशास्त्र की जो अवधारणाएँ है, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के किन किन आयामों में हमें चर्चा करना है, उस पर हम कर रहे हैं। जैसे इसमें 5 यूनिट होती हैं। 5 यूनिट के अंतर्गत आपको अलग अलग विषय दिए गए हैं। उसमें समाज क्या है, समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, समाज, समूह, संस्था, सामाजिक संरचना। इसके बाद आप में अध्ययन करेंगे तो सामाजिक नियंत्रण, समाज में नियंत्रण कैसे किया जाता है, समाज में परिवर्तन की ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रतिस्पर्धा है, परिस्थिति है, ये अलग अलग अव्यय रखे गए हैं फर्स्ट ईयर में, आपके प्रथम पेपर में रखे गए हैं। तो अभी आपको जो चल रहा है, हमारा प्रथम पेपर चल रहा है, इसके लिए आप बाज़ार में जाएंगे, आपको बाज़ार में बहुत सी किताबें मिल जाएंगी समाजशास्त्र की। उन किताबों को भी लेंगे, आप उनका अध्ययन करते जाएं, क्योंकि ऑनलाइन में आपको लेक्चर सुनने को मिल रहा है, आप कभी भी कैसे भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। जब तक आप घर में ऑफलाइन मोड में नहीं आते हैं, ऑनलाइन मोड में हैं, तो लेक्चर के साथ साथ आप किताब रख लें और धीरे धीरे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो आपके साथ चर्चा हो रही है, उस चर्चा में किताब के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तर भी तैयार करना पड़ेंगे। तो आप अपना होमवर्क जो मैं भी आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आपको ऑनलाइन आपकी आईडी में प्रश्न भी दूंगा। तो आपको प्रश्न मिलेंगे, उनके आप उत्तर लिखने का प्रयास भी शुरू करेंगे। तो इसमें दोनों चीज़ होंगी, आप घर में लेक्चर भी सुन सकते हैं, उसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगी अपने, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको क्लास में आके परीक्षा देना पड़े। तो अभी आपको उसके प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा कि कितना लिखना है, क्या करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिए और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न तैयार कर लिए, क्योंकि 2-3 लेक्चर आपके हो चुके हैं। तो इनकी तैयारी आप शुरू करिए और इसके बाद आगे के हम लेक्चर जो हैं निरंतर आपके साथ चलते रहेंगे। नमस्कार।